Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। किसी भी सिविल एडजुडिकेशन को हम कंक्लूड करते हैं विथ जजमेंट एंड डिक्री। तो आज इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करते हैं द प्रोविजंस और द रूल्स एंड ऑर्डर्स इन रिगार्ड्स विद द जजमेंट एंड डिक्री अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल दैट इज शाइन इन लॉ विथ डॉक्टर मिथुन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नाउ इन द सिविल प्रोसीडिंग वी अंडरस्टैंड देर आर टू बेसिक कंसेप्ट दैट इज जजमेंट एंड डिक्री। नाउ जजमेंट एंड डिक्री दीज आर द टू इंडिपेंडेंट प्रोविजंस, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिफाइन किया है व्हाट इज़ डिक्री एंड सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिफाइन किया है व्हाट इज़ जजमेंट। तो जब हम डिक्री को अंडरस्टैंड करते हैं तो डिक्री इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final। तो ये डेफिनेशन हमें अंडरस्टैंड कराता है कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है इन द एडजुडिकेशन और इन द सिविल एडजुडिकेशन, जिसमें कोर्ट जो है वो कंक्लूसिव मैनर में पार्टीज जो है उनके राइट्स डिटरमाइन करता है in regards with the matter in controversy, then that particular expression is known as decree as per civil procedure code। और ये डिक्री जो है ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। whereas सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइन करता है व्हाट इज़ जजमेंट। जजमेंट का मतलब है the statement given by the judge on the grounds of decree or order। so जो डिक्री है या ऑर्डर है उसके जो ग्राउंड्स है उसके बेसिस पे जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है या स्टेटमेंट जो दिया जाता है बाय द जज इन दैट सिविल एडजुडिकेशन उसे हम जजमेंट बोलते हैं। नाउ फर्दर जब हम जजमेंट और डिक्री को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो कौन से सेक्शन है या कौन से ऑर्डर है, रूल्स है जिसमें हम जजमेंट एंड डिक्री के प्रोविजंस को देखते हैं। तो हमें अंडरस्टैंड करना है सेक्शन 33, ऑर्डर 12, रूल 6, ऑर्डर 20, रूल 1 to 20 इन दैट ऑर्डर, सेक्शन 152, सेक्शन 153 एंड सेक्शन 153A ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जजमेंट एंड डिक्री जो है इसके जो रिक्वायरमेंट्स है या रूल्स हैं ये यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं ना। उसमें अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं जजमेंट और डिक्री को तो जैसे हमने पहले भी अंडरस्टैंड किया कि ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोविजंस है। डिक्री जो है सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिफ़ाइन किया है सीपीसी में, जजमेंट जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिफ़ाइन किया है सीपीसी में। नाउ जजमेंट जब हम इंडिविजुअली इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें पहले सेक्शन 33 जो है सिविल प्रोसीजर कोड में वो पहले अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि सेक्शन 33 जो है ये एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन कोर्ट के ऊपर इम्पोज करता है और कोर्ट को ये ऑब्लिगेट करता है टू प्रोनाउंस अ जजमेंट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड। तो जब केस को आप सुनते हैं कंक्लूसिवली, उसको जब आप हेयरिंग देते हैं और उसके बाद ये आपके ऊपर मैंडेटरी ऑब्लिगेशन बन जाता है कि आपने क्या करना चाहिए उस सूट में या उस पर्टिकुलर केस में जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करना चाहिए। नाउ कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज एनी डिस्क्रिशन फॉर पासिंग जजमेंट। तो इट इज़ अ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ कोर्ट, और इसके लिए कोर्ट के पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं रहता है कि देयर इज़ नो एनी चॉइस लेफ्ट विद द कोर्ट। वंस द केस इज कंक्लूसिवली हर्ड देन इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ कोर्ट और अ जज to pronounce the judgment in that particular case। now जब judgment pronounce किया जाता है judgment is followed by the decree and decree as a formal expression of an adjudication। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ऐसा हम अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि सिविल प्रोसीडिंग में जजमेंट पास होने के बाद इमीडिएटली उसके ऊपर डिक्री जो है वो वहाँ पे कोर्ट ने पास करनी चाहिए। Judgment should pronounce
in open court after hearing of case is completed. Now judgment के बारे में जो रूल्स दिए हैं उन रूल्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं. ऑर्डर 20 रूल 1 to 20 जो है, या फिर ऑर्डर 12 है, इन दैट रूल 6 है, पैरा 267 to 288 ऑफ सिविल मैनुअल है. तो ये बेसिक रिलेवेंट प्रोविजंस है जो हमें जजमेंट के बारे में अंडरस्टैंड कराते हैं. तो उसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जजमेंट शुड प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट आफ्टर हियरिंग ऑफ द केस इज़ कंप्लीटेड. तो केस का हियरिंग कंप्लीट होने के बाद जजमेंट जो है ये ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करना चाहिए. नेक्स्ट है, कोर्ट शुड प्रोनाउंस द जजमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ हियरिंग ऑफ सूट इज़ कंप्लीटेड. तो हियरिंग ऑफ सूट जब कंप्लीट हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर कोर्ट ने जो है जजमेंट को प्रोनाउंस करना चाहिए. लेकिन ये पीरियड जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू 60 days इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस. लेकिन इसके लिए जो ड्यू नोटिस है पार्टीज़ को या प्लीडर को वो वहाँ पे कोर्ट को देना पड़ता है. फर्दर वी अंडरस्टैंड इन जजमेंट, वो जजमेंट जो है वो कैसे देना चाहिए. तो जजमेंट मस्ट बी गिवन विथ फाइंडिंग ऑन ईच इशू ऑफ सूट फॉलोड बाय फाइनल ऑर्डर. तो यहाँ पे जजमेंट जब हम रीड करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो जो इश्यूज़ कोर्ट ने निकाले हैं वो इश्यूज़ के ऊपर जो फाइंडिंग्स कोर्ट ने वहाँ पे कंक्लूसिव मैनर में डिटरमाइन किए हैं वो सिर्फ वो जजमेंट में रिफ्लेक्ट होने चाहिए. और उसके साथ ही जजमेंट में फाइनल ऑर्डर जो है वो वहाँ पे कोर्ट का आना चाहिए. तो जजमेंट मस्ट बी विद द फाइंडिंग ऑन ईच इशू ऑफ द सूट एंड दैट शुड बी फॉलोड बाय द फाइनल ऑर्डर. नेक्स्ट है, जज कैन प्रोनाउंस जजमेंट बाय डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट. तो ये भी एक रूल है कि जहाँ पे डिक्टेशन ओपन कोर्ट में जज करते हैं और उससे वो जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है. नेक्स्ट, जज कैन प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जज प्रीडिसेसर विच इज़ नॉट प्रोनाउंस बाय हिम. नाउ जज जो है वो अपने पहले के जो जज थे उनका जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले जज अगर सपोज उन्होंने जजमेंट लिखा है लेकिन इमीडिएटली ही ट्रांसफ़र फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कोर्ट टू अनदर कोर्ट, देन ऐसे सिचुएशन में जो अभी जो सिटिंग जज है ही कैन प्रोनाउंस दैट जजमेंट जो कि रिटन बाय द प्रेडिसेसर विच इज़ नॉट प्रोनाउंस बाय हिम, क्योंकि उन्होंने वो प्रोनाउंस नहीं किया था. लेकिन जो अभी जो जज है जो इन सक्सेशन वहाँ पे आए हैं वो उस जजमेंट को प्रोनाउंस कर सकते हैं. नेक्स्ट है, जजमेंट मस्ट बी साइन बाय द जज विथ डेट देयर ऑन. तो जज का साइन जजमेंट के ऊपर होना चाहिए ताकि जज किस डेट पे वो जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं उस डेट का वहाँ पे लिखना वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. द जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट कैन कंटेन पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन देयर ऑफ. जो स्मॉल कॉज कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ दैट जजमेंट ये होना चाहिए एंड डिसीजन क्या आपने दिया है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए. वेराज जो अदर कोर्ट्स के जो जजमेंट्स होते हैं उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ केस इन ब्रीफ एंड पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन अलॉन्ग विद द डिसीजन ऑन रीज़न ये वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किए जाते हैं. तो जो स्मॉल कॉज के जजमेंट है वो अलग तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं और जो दूसरे कोर्ट के जजमेंट है उसमें हम अलग तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि जो दूसरे कोर्ट के जजमेंट होते हैं उसमें स्टेटमेंट ऑफ केस इन ब्रीफ एंड पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन अलॉन्ग विद द रीज़न ऑन दैट डिसीजन ये कंटेंट जो है वो वहाँ पे दिखाई देता है. नाउ बात करते हैं डिक्री की. तो डिक्री भी एक फाइनल कंक्लूसिव एडजुडिकेशन के बाद जो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट जो है इन रिगार्ड्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टीज़ हम कोर्ट से यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं. नाउ डिक्री जो है इट शैल बी इन कन्फर्मेशन विद द जजमेंट. तो आपकी डिक्री अलग और जजमेंट अलग ऐसा नहीं हो सकता है. तो डिक्री इज़ नथिंग बट द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जजमेंट और इसके लिए डिक्री जो है वो इन कन्फर्मेशन विद द जजमेंट होनी चाहिए. अभी डिक्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो उसमें पहला तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, देन
नंबर क्या है सूट का वो उसमें आना चाहिए, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज़ उसमें आने चाहिए, पार्टीज़ के एड्रेसेस क्या हैं वो वहाँ पे आने चाहिए, जो क्लेम उन्होंने किया है वो क्लेम उसमें आने चाहिए, इफ़ एट ऑल एनी कॉस्ट एंड रिलीफ ग्रांटेड बाय द कोर्ट वो भी उस डिक्री में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। फर्दर, डिक्री इज़ टू बी प्रिपेयर्ड एक्सपीडिशियसली एंड इन एनी केस विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे हम डिक्री की बात करते हैं तो डिक्री जो है एक्सपीडिशियस स्पीडी मैनर में बननी चाहिए एंड किसी भी केस में विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट डिक्री जो है वो वहाँ पे प्रिपेयर होनी चाहिए। फर्दर, कॉपीज ऑफ जजमेंट शुड बी मेड अवेलेबल इमीडिएटली ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस। तो जहाँ पे पेमेंट करके हम जजमेंट्स की कॉपी जो है वो इमीडिएटली अवेल कर सकते हैं। और ये क्यों अवेल करना है, क्योंकि जहाँ तक हम जो राइट टू अपील की बात करते हैं तो पार्टीज कैन प्रिपेयर फॉर further proceedings or further appeal in the higher court if they are not satisfied with that particular judgment or decree. Then date of decree will be date of pronouncement of judgment. Judge before signing a decree should verify the same. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई जज ने साइन करने से पहले डिक्री को वेरीफाई करना चाहिए। नाउ फर्दर, इफ जज इज प्रोनाउंस बट जज हैज़ वैकेटेड द ऑफिस विदाउट साइनिंग द डिक्री, his successor or any court to which such court was subordinate in any other case will sign the decree. तो यहाँ पे साइन ऑफ डिक्री की बात हो रही है। तो इसमें अगर जजमेंट जज ने प्रोनाउंस किया लेकिन इमीडिएटली जज ने उस कोर्ट को वैकेट किया, देन इन दैट केस विदाउट साइनिंग अगर वो डिक्री को साइन किए बगैर कोर्ट को वैकेट करते हैं तो उनके बाद जो उनके सक्सेसर जज आएंगे या फिर वो कोर्ट जिस किसी कोर्ट को वो सबऑर्डिनेट कोर्ट कंसिडर किया जाता है वहाँ के जज ने उस डिक्री को साइन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इन दिस पर्टिकुलर सिविल प्रोसीजर कोड इन रिगार्ड्स विद द जजमेंट एंड डिक्री अंडरस्टैंड करते हैं। Thank you very much for watching this channel. Keep watching this channel. Thank you.